बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अब्दुल रहमान एंड आई एम टीचिंग इन बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 26 सम मेजर इकोसिस्टम्स, और इनकी डिटेल्स वगैरह बोर्ड पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 26 सम मेजर इकोसिस्टम्स। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि पूरे बायोस्फीयर को हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स या डिविजन्स में तकसीम कर रहे हैं ताकि इनको आसानी से स्टडी किया जा सके। लेकिन उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक बात और जो बहुत अहम है, जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि ह्यूमंस, इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है और पैदा करने के बाद इस ज़मीन को बहुत सारी सहूलतों से आरास्ता किया है, और उन तमाम सहूलतों की जो डिवीजन या जो यूनिट्स बनते हैं उनको भी हम इकोसिस्टम्स के एतबार से स्टडी कर सकते हैं। ऑलराइट, हमारे लिए ही बहुत सारे बायोटिक फैक्टर्स भी मौजूद हैं, हमारे लिए ही बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर्स भी मौजूद हैं। तो इन सब चीज़ों से फ़ायदा उठाना और साथ ही साथ नेचर को कंजर्व करते जाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आगाज़ कर रहे हैं हम। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। अब क्लाइमेट क्या चीज़ होती है और वेदर क्या है, इन दोनों अल्फाज को हम बारहा सुन चुके हैं, और अक्सर जो ये मौसम वाली खबरें आ रही होती हैं उनके अंदर हमें इस चीज़ का पता चल रहा होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, याद रखने वाली बात यह है कि क्लाइमेट किसी भी जगह का जो ओवरऑल पैटर्न होता है उसको हम कहते हैं कि ये इस जगह का क्लाइमेट है। जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान की आबो हवा मोतदल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉडरेट या टेम्परेट किस्म की जो एनवायरनमेंट या क्लाइमेट हमें नजर आ रहा है, इसको अगर हम मजीद छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे सर्दियाँ, गर्मियाँ, बहार, खिज़ां, बरसात और इस तरह के छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस वगैरह मिल के एक ओवरऑल पैटर्न बना रहे हैं कि हम दुनिया के गर्म मरतूब इलाकों में शामिल किए जा सकें। तो ये वाली चीज़ जो है इसको हम कहते हैं दिस इज क्लाइमेट। ऑलराइट, तो ओवरऑल क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो मॉडरेट या टेम्परेट किस्म का क्लाइमेट है पाकिस्तान का। लेकिन उसके साथ ही साथ जो दूसरी चीज़ है वेदर, जिसे हम कह रहे हैं, अब ये जो मौसम है, अगर आज धूप है तो ये भी मुमकिन है कि कल बारिश हो जाए, और एक या दो दिन बारिश रहने के बाद उसके बाद फिर ये भी पॉसिबल है कि मुकम्मल तौर पे अगला दिन जो है वो ब्राइट और सनी किस्म का हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दिनों के एतबार से और घंटों के एतबार से जो छोटी छोटी तब्दीलियां हैं मौसम के अंदर, इस चीज को हम कहते हैं वेदर। ऑलराइट, बिल्कुल इसी तरह के जैसे वेदर फोरकास्ट की जाती है कि सुबह की खबरें सुने तो आपको पता चलेगा कि शाम को क्या होने वाला है मौसम के अंदर, और इसी तरह शाम की खबरें सुनी जाएं तो आपको पता चलता है कि रात को या अगले दिन के कुछ घंटों तक कौन सी तब्दीलियां वकू पजीर हो सकती हैं। इस चीज को हम कहते हैं दिस इज वेदर। तो वेदर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को हम कहते हैं कि 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे या कुछ दिन, इस दौरान जो मौसम है उसमें कौन कौन सी तब्दीलियां आने वाली हैं, इसको हम कहेंगे दिस इज वेदर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद फर्दर हमारे पास हाइड्रोस्फेरिक या एक्वेटिक इकोसिस्टम की डिटेल्स हैं। इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इनको स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो पहली चीज जो हमारे पास है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, कि ये है क्या? एक्वा वाटर। तो इसका मतलब ये है कि वो जिंदगी जो पानी में मौजूद है, वो जानदार जो पानी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सब को किस तरह से एक जुमले के अंदर हम फिट कर सकते हैं कि वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेशन देखिएगा, a system in water where living and non-living components exchange materials and transfer of energy also takes place within water। तो इसका मतलब ये हुआ कि वही बात जो जमीन के ऊपर हमें नजर आ रही है कि पौधे हैं प्रोड्यूसर्स और फिर उसके आगे कंज्यूमर्स वगैरह की चेन्स बनती चली जा रही हैं, तो पानी के अंदर भी अल्लाह ताला ने बायोटिक एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान एक्सचेंज भी करवाना पॉसिबल बना दिया। और उसके साथ ही साथ हमें ये चीज भी नजर आ रही है कि ना सिर्फ ये कि जानदार एबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट है, बल्कि एक दूसरे को खा के एनर्जी और फूड चेन्स को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये वाली चीज हमें एक्वेटिक इकोसिस्टम में जिंदगी के सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी का पता बताती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट हैं? सबसे पहले एक और डिवीजन अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बना ली जाए कि पानी जो हमारे इर्द गिर्द माहौल है वहां पे दो तरह से हम इसको तकसीम कर सकते हैं। एक बड़ा ग्रुप जो हमारे पास बन रहा है दैट इज मरीन वाटर या सॉल्ट वाटर, जिसे हम खारा पानी कह सकते हैं, यानी समंदरों का पानी, जहां पे पानी के अंदर नमकियात की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो नमकियात के मौजूद होने की वजह से इसको हम कहते हैं खारा पानी। और यहाँ पे एक जनरल सी बात कि बहुत प्यास भी लगी हो तो समंदर का पानी नहीं पीना चाहिए। ऑलराइट, पीने के लिए से फ्रेश वाटर है विद लो और ऑलमोस्ट एब्सेंट अमाउंट ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशंस। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एमसीक्यूज के लिए आपने ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये याद रखने हैं कि सबसे पहले इट इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ।
तो आपको जमीन का नक्शा तो याद होना चाहिए कि जमीन का बेशतर हिस्सा जो है वो तो पहले ही पानी ने कवर किया हुआ है, तो इस वजह से पानी भी वो जो समंदरों में मौजूद है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जमीन के सबसे बड़े इकोसिस्टम्स हैं, क्योंकि 71% पार्ट जो सरफेस का है दैट इज कवर्ड अप बाय मरीन वाटर और सॉल्ट वाटर्स। ऑलराइट, फिर उसके साथ जो नमकियात की कंसंट्रेशन है इसका मैंने आपको बता दिया है। फिर अगला जो पॉइंट लिखा हुआ है कि स्टैटिक वाटर नॉट रिप्लेस्ड, ये समझने से ताल्लुक रखता है। इससे क्या मुराद है कि बाकी अगर हम नदी नालों वगैरह को देखें तो पानी फ्लो करता जाता है और हर छोटे रिजर्वायर से बाद में बड़े रिजर्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर समंदरों पे गौर किया जाए तो समंदर का पानी तो एक जगह से ट्रेवल करके दूसरी जगह नहीं जा पा रहा, तो इस वजह से यहां पे स्टैटिक वाटर का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टैग्नेंट या स्टैटिक वाटर इस तरह का पानी जो अपने एक रिजर्वायर वाले एरिया से फ्लो करके किसी और दूसरे बड़े रिजर्वायर में ना जाए। ऑलराइट, उसको हम कहते हैं स्टैटिक वाटर। फिर दूसरी तरफ हमारे पास है फ्रेश वाटर, यानी कि वो पानी जिसमें नमकियात की कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम है। इसने कितने फीसद हिस्सा कवर किया हुआ है जमीन का? ओनली 1% और लेस देन 1%। तो अब अगर आप गौर करें तो हमें पता चलता है कि जमीन के ऊपर हम जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, अपने घर के खाने पीने से लेके और किचन में बर्तन धोना और कपड़े धोना और बाकी जितनी इंडस्ट्रीज पानी इस्तेमाल कर रही हैं, वो हम इसी 1% या इससे भी कम जो पानी की मिकदार हमारे पास मौजूद है फ्रेश वाटर की, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि बाज़ औक़ात अनकॉन्शियसली हम उसे ज़ाया भी कर रहे होते हैं। तो पानी को ज़रूर बचाएं। आप यूं समझें, एक बहुत अहम यहाँ पे मैं इबारत आपके लिए बता रहा हूं कि ये पानी और ये प्लैनेट हमारी अगली जनरेशंस की अमानत है हमारे पास। तो आप जितना सोच समझ के इसको इस्तेमाल करेंगे, आप ये समझें कि आपकी अगली जनरेशंस उतनी ही ज्यादा प्रॉस्पर कर सकेंगी इन एरियाज में। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, जो कॉमन फीचर्स हैं किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम के, वो कौन कौन से हैं, यानी वो खसूसियात जो किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो हम पैरामीटर्स के एतबार से स्टडी करते हैं, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली चीज यहां पे लिखी गई है टेम्परेचर। अब चूंकि हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो समझने वाली बात यह है कि पानी की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी की वजह से वाटर इतनी इंस्टेंट या इमीडिएट तब्दीली नहीं लेके आता अपने अंदर टेम्परेचर के एतबार से। बिल्कुल इसी तरह आप समझेंगे जैसे अगर आप गर्मियों में अपनी बाइक या साइकिल वगैरह पे कहीं जा रहे हैं और अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं हवा के सामने, तो इसका मतलब है कि आपको फौरन हीट जो है वो हवा के थ्रू ट्रेवल करती हुई आएगी और आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि आगे आगे जाते हुए दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो गया। अब अगर आप पानी की मिसाल यहां पे फिट करें तो आपको पता चलेगा कि पानी फौरी तौर पे अगर किसी एक साइड से दर्जा हरारत बढ़ रहा है तो वाटर फौरन उसको कंडक्ट करना शुरू नहीं कर देता, बल्कि आहिस्ता 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 वो एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और फिर उसको आगे ट्रेवल करते हुए आगे ले जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी के अंदर निस्बतन टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट रहता है। जो तब्दीली अगर आ रही है दर्जा हरारत के एतबार से तो वो भी इतनी ड्रास्टिक नहीं होगी कि एक तरफ से तब्दीली आना शुरू हुई और फौरी तौर पे सारे का सारा पानी जो है वो उबलना शुरू हो जाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर चेंजेस इन वाटर आर मॉडरेट एंड दे आर स्लो इन वाटर एज कंपेयर टू एयर। तो ये टेम्परेचर यानी कि पहला फैक्टर किसी भी इकोसिस्टम के एतबार से, और एक्वेटिक इकोसिस्टम का पहला फैक्टर कि वाटर का टेम्परेचर ज्यादातर जो है वो मेंटेन्ड रखा जाता है। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, यानी किस हद तक तवानाई को जज़ब करने की सलाहियत पानी में मौजूद है। और हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? सोलर एनर्जी की। अब स्टूडेंट्स, जो लाइट और जो हीट वगैरह ट्रेवल कर रही है इनटू द वाटर, अगर हम पानी को वैसे डिस्कस करें तो हमें पता चलता है कि वाटर इज कलरलेस। तो ये जो हमें जाहिरी तौर पे शफाफ नजर आता है, इसके पार्टिकल्स फौरी तौर पे लाइट को अपने अंदर से डायरेक्टली सीधे पाथवे में गुजरने नहीं देते। बिल्कुल इसी तरह के अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करना चाहें कि आप किसी बाल्टी के अंदर या कोई ट्रांसपेरेंट कंटेनर अगर आपके पास मौजूद है, कोई बीकर वगैरह, तो उसमें आप पेन या पेंसिल वगैरह डिबोने की कोशिश करें तो आपको जो ऊपर से पेंसिल सीधी जाती हुई नजर आ रही है, जब आप सामने से उसको देखेंगे तो आपको फील होगा कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि नीचे जाके उसका जो इमेज आपको नजर आ रहा है वो पेंसिल थोड़ी सी टेढ़ी हो चुकी होगी। अब इसका मतलब यह हुआ कि ये पार्टिकल्स लाइट को स्ट्रेट गुजरने नहीं दे रहे, बल्कि कहीं ना कहीं कोई रेजिस्टेंस जरूर है।
और इसी रेजिस्टेंस की वजह से हम ये बात कहने पे मजबूर हैं कि एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में वाटर के ट्रांसपेरेंट होने के बावजूद लाइट कुछ लेयर्स तक या कुछ डिस्टेंस तक तो आराम से ट्रेवल करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एंड तक या जो बॉटम मौजूद है, जो पेंदा है किसी भी रिजर्वॉयर का, वहां तक पानी के अंदर रोशनी आराम से ट्रेवल कर जाए। तो इस लिहाज से आपने जो चीज याद रखनी है वो ये है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस विद डेप्थ। जो जो आप गहराई की जानिब जाना शुरू होंगे पानी के अंदर, तो लाइट की पेनिट्रेशन पावर आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है। फिर इसके साथ ही साथ एट डेप्थ ऑफ 600 फीट, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपकी किताब के लिहाज से, ओ मोर लिटिल इज लेफ्ट टू पावर फोटोसिंथेसिस। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर 600 फुट की गहराई तक जा चुके हैं तो रोशनी ना होने के बराबर जो है ट्रेवल कर रही है पानी के अंदर, तो यहां पे आपको कोई भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो सकता है नजर ही ना आए। अगर मौजूद होंगे तो वो होंगे जो वाटर में ऊपर मूव करके आए, लाइट एब्जॉर्ब करें, कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करें और फिर थोड़ी सी डेप्थ में जाके गुजारा कर लें। इस एतबार से हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम्स को मुख्तलिफ जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। इंशाल्लाह कमिंग सेशंस में इसको हम देखेंगे। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पार्ट इज न्यूट्रिएंट्स। अब जानदारों का जो सर्वाइवल है उसकी पॉसिबिलिटी तो है ही सिर्फ एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स की बुनियाद पे। तो इसका मतलब यह हुआ कि न्यूट्रिएंट्स फ्लो करेंगे विद इन द ऑर्गेनिजम्स तो ही काम चलेगा। लेकिन पानी के अंदर एक और चीज हमें नजर आती है कि न्यूट्रिएंट्स आहिस्ता आहिस्ता अगर वहां पे डिसॉल्व्ड फॉर्म में सॉल्ट्स मौजूद हैं तो जो हैवी किस्म के पार्टिकल्स या बड़े मोलेकुलर साइज वाले पार्टिकल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता निचली सेडिमेंट्स में जाके लेयर्स बना देते हैं। यही वजह है कि हमें नजर आता है कि न्यूट्रिएंट्स के एतबार से जो बॉटम है, चाहे वो दरियाओं का है या समंदरों का है, वो बहुत ज्यादा रिच होता है। लेकिन लाइट ना होने की वजह से वहां पे ज्यादातर डीकंपोजर्स या डेट्रिटिवोर्स मौजूद होते हैं। वो जानदार जो बड़े पार्टिकल्स को, ये डेड बॉडीज वगैरह को डीकंपोज करते रहते हैं और अपनी एनर्जी को दोबारा से रिवाइव करके बाकी दूसरे जानदारों के लिए भी अवेलेबल बनाते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पार्ट इज अबंडेंट वाटर विद एप्रोप्रिएट टेम्परेचर। अब एक्वेटिक एनवायरनमेंट की हम बात करें तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत अहम है कि वो क्या, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्रोप्रिएट टेम्परेचर। और एप्रोप्रिएट टेम्परेचर इतना दर्जा हरारत जरूर होना चाहिए कि जो लाइफ फॉर्म्स मौजूद हैं उस इकोसिस्टम के अंदर उनको ये आराम से सपोर्ट करे ताकि वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वगैरह को कंटिन्यू करते चले जाएं। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, यहाँ पे मैंने हाईलाइटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, मेजर फैक्टर्स दैट डिटरमिन क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ लाइफ आर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। इससे क्या मुराद है कि किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम की जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी कितनी इकसाम के जानदार वहां पे मौजूद हैं और किस तादाद में वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज डिपेंड किस पे कर रही है, वो एनर्जी जो कोई भी एक्वेटिक इकोसिस्टम अपने अंदर जज़ब कर रहा है यानी कि लाइट की फॉर्म में, और प्रोड्यूसर्स बढ़ेंगे, प्रोड्यूसर्स बढ़ने की वजह से फूड चेन्स के अंदर बाकी जानदारों की इकसाम में भी इजाफा होगा। तो इस वजह से हम इसको क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ द इकोसिस्टम के एतबार से जांच सकते हैं। Then is the last part of today's session and it is productivity of ecosystem. Aquatic ecosystem की स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि aquatic ecosystem की जो प्रोडक्टिविटी है, जो पैदावार है, जिसे हम यील्ड कहते हैं, वो किन किन चीजों पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले नंबर पे इंडिकेटर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही है, ऑलराइट, और कितनी ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब होना और ऑक्सीजन को इवॉल्व करवाना यानी कि रिलीज करवाना, ये किनका काम है? प्रोड्यूसर्स का। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स जहां पे ज्यादा प्रोड्यूसर्स मौजूद होंगे, प्रोड्यूसर्स की तादाद जितनी ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन उतनी ज्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो ऑक्सीजन के रिलीज होने की स्पीड भी ज्यादा होगी और उसकी मिकदार भी ज्यादा होगी। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में बाकी जानदार ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे, जो उस इकोसिस्टम की ओवरऑल जितनी भी प्रोडक्टिविटी बनेगी उसको मेजर करने में बहुत ज्यादा मददगार है। देन इज अनदर थिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए, कि एक्वेटिक इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है उसको मेजर हम किस तरह से कर रहे हैं? बाय लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। कितने न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं और किस जोन तक लाइट जो है वो ट्रेवल करके जा रही है। ऑलराइट, फिर आगे यही लाइट के हवाले से एक और बात लिखी हुई है कि प्रोडक्टिविटी वेरीज विद लाइट एंड जोन टू जोन। ऑलराइट, ये इंशाल्लाह ताला कमिंग सेशन में हम पढ़ेंगे, लिटोरल, लिम्नेटिक, प्रोफंडल जोन्स वगैरह। ऑलराइट, फिर उसके बाद आखिरी बात स्टूडेंट्स, दैट इज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स चेंजेस विद सीजन। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं से इरोड होके सॉइल और न्यूट्रिएंट्स वगैरह कहीं और से ट्रेवल करके आ रहे हैं तो उस सीजन में अगर फ्लडिंग वगैरह या रेनफॉल्स वगैरह बहुत ज्यादा हैं
तो उस सूरत में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की मिकदार बढ़ जाएगी। फिर इसी तरह अगर दूसरी तरफ हम फूड चेन के अंदर देखें तो जो ब्रीडिंग सीजन्स होंगे उस वक्त प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर बाज़ औक़ात ऐसा हो कि कहीं ना कहीं कोई डेथ फेज चलना शुरू हो जाए या कम्युनिटी के अंदर जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाए किसी वजह से, या ह्यूमन एक्टिविटीज जो ओवरऑल पूरे प्लेनेट को मुतासर कर रही हैं, इनकी वजह से खुदा न खास्ता अगर फूड चेन का कोई एक लिंक या कोई एक ट्रॉफिक लेवल डिस्टर्ब हो रहा है तो उसकी वजह से भी सीजनल चेंज आ सकती है, न्यूट्रिएंट्स हो सकता है अवेलेबल ना रहें और फूड चेन्स डिस्टर्ब होंगी तो ऑब्वियसली वहां की बायोडाइवर्सिटी भी मुतासर होगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज के सेशन को यहीं पे हम रोक रहे हैं, इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।